नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने सुबह बात की थी जस्ट कि हम लोग क्या कर रहे हैं डेली जीएस और सी सेट। तो जीएस और सी सेट दोनों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना है अपने जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या अपने सजेशन भी देते चाहिए कि आपको क्या है 2026 के लिए किस प्रकार के और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उसी प्रकार से आपको क्या आगे आने वाले समय में वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा सी सेट का। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 2023 और 24 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि हम लोग क्या करेंगे 2013 से लेकर के 2025 है वहाँ तक के सारे क्वेश्चन है उसको 10-10 क्वेश्चन करके कंप्लीट डेली सॉल्व करते चलेंगे, ताकि क्या हो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में बैठ जाएं। इसी प्रकार से हम लोग जीएस में भी कर रहे हैं, डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 2013 से या फिर 2000 उसके आगे के भी क्वेश्चन जो है उनको लेने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो 2025 तक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जो गुणनफल है क्या लिखा है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8, 25 की पावर 50 से प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने क्रमांगत शून्य होंगे। यानी कि इनकी सबकी मल्टीप्लाई की जाए तो फाइनली लास्ट में क्या है कितने शून्य आपको मिलेंगे, जी आपको बताना है। तो वैसे तो आप नॉर्मली क्या इसकी गुणा कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं कि आप क्या इसकी गुणा करके आंसर दे पाएँ। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। तो ट्रिक क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि शून्य निकालने की ट्रिक होती है कि आपको क्या है लास्ट में, यानी कि पूरे के पूरे मल्टीपल में आपको 5 और 2 के एक तरीके से जो जोड़े होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। कितने जितने ही 5 और 2 होंगे उतने ही जीरो मिलेंगे, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है हमारा 10 होता है। इसी प्रकार से आपको इसमें देखना है कि कितने 5 और 2 मिल रहे हैं। दोनों मिलेंगे तभी क्या बनेगा हमारा, तभी हमारा 10 बनेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको 5 कितने मिलेंगे, और इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कितने मिल रहे हैं ऑप्शन में, 50 है, 55 है, 100 है, 200 है। तो आप अगर देखेंगे इसमें पहले 5 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 2 तो हमें दिख रहे हैं काफ़ी, और 2 क्या हर एक दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा, परंतु 5 क्या हमारा थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी कम आता है। तो पहले हम लोग 5 को ही काउंट कर लेते हैं कि आखिर 5 कितने हैं। तो अगर आप यहाँ से करेंगे 5 काउंट तो आपको यहाँ से 5 कितने काउंट मिलेंगे। तो 50 की पावर यहाँ पे कितना दिया है, 25 की पावर 50 दिया है। तो यानी कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ से 5 कितने मिले, यहाँ से हमें 5 मिले 100। क्यों, क्योंकि क्या है 25 की पावर था ना 50, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 इसकी पावर 100, जब 2 की गुणा 50 से होगी तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा 105 मिल चुका है। उसके बाद में इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है। उसके बाद में क्या आएगा हमारा 5 की पावर 9 आएगा ना यहाँ पे। तो 5 की पावर यहाँ पे क्या है हमारा 9 आएगा। इस प्रकार से क्या हमारा 5 की पावर 9 यानी कि 5 9 हमारे यहाँ से मिल गया। तो इसमें प्लस करेंगे 5 9 हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आगे भी इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और हमें और भी 5 मिलेंगे। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ से मिल जाएगा हमें, 2 यहाँ से हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके आगे में क्या जो 6 आएगा वहाँ से भी 2 मिलेगा, उसके आगे 8 आएगा वहाँ से भी हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब 2 तो हमें बल्कि अनलिमिटेड मिलेंगे। इसका मतलब क्या हमें देखना केवल 5 था। और यहाँ से आप देखेंगे जब काउंट करेंगे तो आपके पास 105 109 5 हो चुके हैं। अब जब आप समझेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे 109 जो है जीरो ऑलरेडी आ चुके हैं। जब आप विकल्प को देखेंगे तो आप क्या है, विकल्प में 50 दिया यानी कि ये तो बहुत छोटा है, जाहिर सी बात है क्या ज़्यादा है। और तो देखेंगे 100 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन दिया है, वो है डी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप आराम से इसका आंसर दे सकते थे। अभी तो क्या मुझे ये समझाना था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, परंतु आप अगर आपको ये ट्रिक पता है और आपको ये मेथड पता है तो ये क्वेश्चन क्या है मिनिमम 30 सेकंड का क्वेश्चन जो है आप 30 सेकंड में इसका आंसर दे सकते थे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आई है समझने में तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, परसेंटेज और एक तरीके से जो हमारा वेन डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% छात्र गणित जो गणित बाद में क्या है हमारा अंग्रेजी के बाद में हिंदी है, तो हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। 15% छात्र जो हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए, यानी कि कितने हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि किसके बारे में डाटा पूछा गया, अनुत्तीर्ण के बारे में डाटा पूछा गया, यानी कि जो फेल एस्पिरेंट है उनके बारे में डाटा पूछा गया। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे डाटा को फेल वाले में कन्वर्ट कर लेना है। आप कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा में 80% जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इंग्लिश,
तो इंग्लिश में अगर 80% जो है पास हो गए तो फेल कितना हुआ, यानी कि 20% जो हमारे इंग्लिश में फेल हुआ है। भाई हमारा हिंदी आता है, हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, हिंदी में 70% अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब क्या हमारे 30% फेल हुए हैं। और उसके बाद में हमारा तीसरा डाटा क्या दिया हुआ है, 15% जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो 15% हमारे क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे। तो 15% आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15% हमारे क्या है, बोथ में है। अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं केवल एक विषय में फेल हुए हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा आप जानते होंगे, जहाँ पे दो चीज़ें ओवरलैप होती हैं तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश नाम ले देते हैं, जे इंग्लिश हो गया हमारा और जे हिंदी हो गया। अभी देखेंगे क्या दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में क्या 15% फेल हुए हैं। तो दोनों वाला कॉमन कौन सा एरिया हमारा, तो कॉमन एरिया हमारा जे आता है, यानी कि 15% हमारा यहाँ पे हो गया। अभी इंग्लिश में कितने बचे, तो इंग्लिश में हमारे बचे 5, क्योंकि 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। हिंदी में कितने बचे, 15 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी कितने आएंगे हमारे यहाँ पे 15 और आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में हमारे टोटल 30 होगा, इंग्लिश में भी टोटल हमारे क्या 20 होगा। और पूछा क्या गया था, ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं। तो यानी कि दोनों विषय में कितने होगा हमारे 15 होगा, तो केवल एक विषय में कितने फेल होगा, ये हमारा सिंगल जो एरिया है, सिंगल जो एरिया है भाई हमारे का एक विषय में, यानी कि 15 + 5, तो 15 और 5 कितना हो गया हमारा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20% जो छात्र होंगे केवल एक विषय में मतलब कि फेल हुए होंगे, हिंदी और इंग्लिश में एक एक विषय में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, काफ़ी मतलब कि देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, परंतु बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप 10 सेकंड में ही इसका आंसर दे सकते थे, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगे उतना लग सकता है, वरना आप इसका आराम से आंसर का दे सकेंगे। क्वेश्चन बोला गया है 50 प्रतियोगियों वाली एक शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो वह खेल से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी जो है ड्रॉ यानी कि टाई पर निर्णित नहीं हुआ, यानी कि कोई पास मतलब कि कोई जीता या फिर हारा है, ड्रॉ नहीं हुआ है। इसे पूरा टूर्नामेंट में कितनी बाजियाँ खेलनी होगी, यानी कि इस पूरा टूर्नामेंट है उसमें कितनी बाजियाँ खेलनी पड़ेंगी। सीधी सी बात ये बोला है कि 150 लोग हैं वो खेल रहे हैं, उसमें कोई भी मैच जो है ड्रॉ नहीं हुआ है, कोई या तो जीतेगा या फिर हारेगा, यही दो ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया कितनी बाजियाँ खेली जाएंगी जो फाइनल मैच एक तरीके से हो पाए। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, क्या n-1, यही एक सिंपल फार्मूला है, इससे आप तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। यानी कि n का मतलब होता है कितने जो है खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी हैं 150 हैं, तो इसका मतलब क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा 149 इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधे से आप क्या कर सकते हैं, सी इस पे आंसर टिक कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली सॉल्व करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं थी, आपको ये टिक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता हमारा क्या है, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं के शीर्षों को यानी कि एक वृत्त हम बना देते हैं, ठीक है, वृत्त बना दिया हम लोगों ने, इसमें क्या 8 बिंदु बना देते हैं, एक थोड़ा सा सही बना देते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बोलना है कि 8 बना देते हैं, इन बिंदुओं के शीर्ष और व्यासों को एक भुजा मानकर, यानी कि इनके शीर्ष और इनके जो व्यास हैं उनको एक भुजा मानकर के कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे एक बिंदु मान लें, यहाँ पे एक बिंदु मान लें और यहाँ पे मान लें, तो एक जी हमारा बन गया ट्रायंगल। इसी प्रकार से यहाँ से बन जाएगा, इसी प्रकार से आगे भी आप क्या बनाना चाहेंगे, यहाँ से बन जाएगा। तो बोला गया टोटल कितने जो है त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोगों के पास कितने बिंदु हैं, 8 बिंदु। आप इसको मतलब कि एक तरीके से एक पॉइंट लगा करके धीरे धीरे आप चेक करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कितने हैं 8 हैं। और एक त्रिभुज में कितनी बिंदु होती हैं, यानी कि भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो सिंपल से आप 8 की गुणा है जो 3 से कर दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है और हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं 8 हैं। हर एक पॉइंट 3 से बना सकता है, तो इसका मतलब क्या 8 3 24, तो टोटल कितने हमारे बनेंगे 24 त्रिभुज बनेंगे। तो वैसे कि आप 24 बार बना के देखेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, परंतु आप सिंपली इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन जो हमारा एक तरीके से रीजनिंग का है। इसमें बोला गया है यदि 7 9 और 10 का मतलब है 8, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ है 7 7 ऑपरेशन 9 ऑपरेशन 10, इसका मतलब है 8। अगला है 9 ऑपरेशन 11 ऑपरेशन 30, इसका मतलब है 5। अगला है 11 ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस का मतलब ऑपरेशन है, ठीक है। 70 ऑपरेशन 21, इसका मतलब है 13। तो आपको बताना है कि 23 ऑपरेशन 4
ऑपरेशन 15, इसका मतलब क्या होगा। तो आपको कुछ भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा आप यहाँ पे देखिए कि डाटा कितना बड़ा हो रहा है, डाटा बढ़ रहा है घट रहा है। अगर यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ होगा। डाटा अगर मीडियम है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एड हुआ होगा। अगर डाटा कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे डाटा घट रहा होगा, या फिर क्या कुछ एक तरीके से माइनस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे इतने सारे डाटा के बाद में माइनस मतलब कि छोटा हुआ है, इतने सारे डाटा के बाद में भी छोटा हुआ है, या फिर मतलब कि डिवाइड भी हो सकता है यहाँ पे, इतने सारे होने के बाद में भी छोटा हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, अब अगर यहाँ पे क्या, मैं आपको फटाफट से ट्रिक ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सभी को जोड़ा जा रहा है। तो आप देखेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 7 और 7 और 9 कितना हो गया, 9 7 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 10 17, 16 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 27, सॉरी मैंने 17 बोल दिया, 16 और 10 27, 16 और 10 कितना होगा 26 होगा, मैं फिर से गलत बोलने जा रहा था। तो 16 और 10 कितना हो गया हमारा 26, यहाँ पे हो गया। तो 26 अब यहाँ पे क्या दिया, 8 दिया, तो 8 कैसे आएगा हमारा, जब आप इनको भी जोड़ेंगे यानी कि इनके डिजिट को भी जोड़ेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखेंगे आप, जब आप किसको इसको जोड़ेंगे 9 11 कितना होगा 20, और 20 और 30 कितना हो गया हमारा 50 हो गया, और 50 और 0 यानी कि 5 और 0 को हम जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार से हम इसको जब जोड़ेंगे कितना हमारा 11 और 21 कितना हो गया हमारा 31 हो गया, प्लस 17 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने क्या किया 11 और बल्कि क्या बोला हमने 11 और 10 कितना हो गया, एक मिनट फिर से साफ कर देते हैं, थोड़ा सही से कर देते हैं ताकि सही हो जाए। तो क्या बोला हमने 11 और 21 कितना हो गया था हमारा 32, और इधर क्या 17 में जोड़ेंगे जब तो टोटल कितना बनेगा हमारा 7 और 2 9, 3 और 1 4 यानी कि 49। अब जब 4 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या जे वाला भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी लगाना है, क्या लगाना है, जब 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 और 5 12, और 2 1 3 3 1 4, तो कहीं ना कहीं क्या हमारा 42 हुआ। जब इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे यही ट्रिक लग रही थी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर लिया है, एक जो ध्वज है उसके लाल हरे पीले रंगों में से कुछ या फिर सभी रंगों का उपयोग करके, यानी कि इनमें से किसी एक का या फिर सभी का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा निरूपित करना है। कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है, ऐसे इस प्रकार से कोई भी दो आसन्न भुजाएं पट्टियाँ एक साथ ना आए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, तरीके। जब आप तरीके पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा परमुटेशन लगता है। तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, एन पी आर। तो एन का मतलब क्या हमारा दिया है यहाँ पे, एन का मतलब है 4, और आर का मतलब क्या हमारा 3 दिया हुआ है, क्योंकि क्या हमारे पास टोटल 36 पट्टियाँ कितनी हैं 4 हैं, और टोटल रंग कितने हैं 3 हैं। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो इसका क्या होता है, खुलता कैसे है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो कैसे लगाएंगे आप, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1, या फैक्टोरियल 4 को आप जो खोलेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। तब आप इनको भी देखेंगे तो इसमें नॉर्मली आप कुछ भी लगाते रहेंगे तो एक ही चीज़ आपको मिलेगी, वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या मिल रहा है, अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे मतलब कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई संख्या भाज्य संख्या मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डाटा सफिशिएंसी, और मतलब कि डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया है, डीआई आ गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन 1 और 2 दिए गए हैं, प्रश्नों का उत्तर विचार करना है, क्या करना है। प्रश्न दिया गया, किसी एक कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में कितने छात्र होंगे, यानी कि आपको बताना है अगर औसत अंक 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, ये हमारा प्रश्न है। और इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिएंगे, आपको बताना है कि केवल एक कथन से उत्तर निकाला जा सकता है क्या, या फिर केवल 2 कथन से उत्तर निकाला जा सकता है, या फिर दोनों का यूज करके निकाल पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। कक्षा में अधिकतम अंक कितना है 70 है, और न्यूनतम अंक कितना है 50 है। तो आप इसका यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, केवल कथन एक का इस्तेमाल करके तो नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, यानी कि हमारा पहला गलत हो जाता है।
सेकंड दिया है कक्षा में अधिकांश अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने पर औसत में कोई अंतर नहीं आता। तो अभी भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो आप क्या कक्षा के छात्रों का औसत बता सकें। कक्षा को मतलब कि एक तरीके से संख्या बता सकें। संख्या तभी निकाल सकते हैं आप जब आपको क्या छात्रों की संख्या टोटल पता है और उनका टोटल औसत भी पता है, तभी आप उसकी क्या टोटल मतलब कि योग निकाल सकते हैं। अगर आपको योग पता है तभी आप इसकी संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों का जब इस्तेमाल करेंगे तब भी नहीं निकाल सकते, दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है यानी कि कथन प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। दोनों का इस्तेमाल करके भी नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब क्या प्रश्न का उत्तर कथन दोनों का एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आगे आने वाले समय में आपको कैसे टॉपिक पे वीडियो या फिर किस प्रकार के जो वीडियो है चाहिए या फिर कौन सा क्वेश्चन चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है घड़ी का, यानी कि जो हमारा टाइम होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, एक तरीके से टाइम और जो एंगल होता है, यानी कि घड़ी में होता है, घड़ी में एंगल निकालने वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किसी घड़ी में 10 बजे हैं, ठीक है, सुबह के, और 2 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होगी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि घड़ी है, एक घड़ी है, ठीक है, उसमें क्या बोला है, घड़ी में 10 बजे हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 बज के और 2 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुई जो होगी संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है जीरो एंगल, यानी कि इस एंगल जो है घड़ी की सुई, जो दोनों सुइयाँ होंगी एक दूसरे के ऊपर आना। जो मिनट की सुई और घंटे की सुई अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं संपाती कोण। तो आपको पता होगा 1 घंटे में जो संपाती, यानी कि एक घंटे में 0 डिग्री कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो पूछा गया है कि सुई की जो मतलब कि संपाती कोण होगा वो कितनी बार आएगा, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। आपको पता होगा 10 यहाँ पे बजेगा, उसके बाद में 11 बजेंगे और फिर 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2 आएगा हमारा। तो यानी कि कितने घंटे में बीच में मिले, 4 घंटे मिले। तो इसका मतलब क्या 4 आंसर होगा क्या। यूपीएससी इतनी ईजी तो है ही नहीं कि मतलब कि इतना मतलब कि हलवा आंसर दे देगी। तो आपको भी पता होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपको एक थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए कि आपको क्या है, जो घड़ी होती है उसमें 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, वैसे तो 2 बार मतलब कि संपाती कोण आना चाहिए, परंतु रियल लाइफ में क्या होता है, 1 बार ही केवल जो है 0 डिग्री कोण आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 घंटे में केवल 3 बार ही जे ऐसा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 3 बार। यहीं पे क्या थोड़ी सी एक तरीके से यूपीएससी ने गेम खेला था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि घड़ी की सुई जो होती है 1 घंटे में 1 बार संपाती आती है, 1 बार 180 डिग्री आती है, परंतु क्या 12 घंटे में कितनी 11 बार संपाती और 11 बार 180 डिग्री कोण आती है। 180 का मतलब होता है विपरीत कोण, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कैलेंडर का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो जो 2025 का कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान होगा। तो आप देखेंगे कि आपको कैलेंडर के अगर क्वेश्चन का समान वाला आंसर देखना है तो इसके लिए एक ट्रिक इसकी भी होती है। क्या होती है, आपको जो लास्ट के डिजिट होते हैं उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लीप ईयर को चेक करते हैं। जब आप यहाँ पे क्या 2025 है, इसके लास्ट के डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24। इसका मतलब क्या हमारा कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा। जब रिमाइंडर 1 बचता है, जब रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तब इसमें हम क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो हम जब 6 जोड़ेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा हमारा 31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 2031 की तरह, यानी कि 2025 की तरह 2031 में भी सेम कैलेंडर होगा। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे और आगे बता देता हूँ। यहाँ पे तभी हमारा क्या डिवाइड 6 आया, मतलब कि रिमाइंडर जो हमारा 6 आया। वहीं अगर हमारा क्या 0 आ जाता तब कितनी सालों बाद रिपीट होता, तब टोटल 28 सालों बाद रिपीट होता, यानी कि फिर क्या जोड़ना होता हमारा, यहाँ पे हमें फिर 28 जोड़ना होता। वहीं अगर हमारा कैलेंडर क्या रिमाइंडर अगर हमारा 2 और 3 आता, 2 और 3 आता तो हमें क्या जोड़ना होता, तब हमें 11 जोड़ना होता। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या, अगर 6 मतलब कि 1 आया है तो 6 जोड़ेंगे, 2 और 3 आया है तो 11 जोड़ेंगे, अगर 0 आ जाता है तो क्या जोड़ेंगे 28 सालों बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो आज के टॉपिक में क्या हम लोगों ने आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।